हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक और नए टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर 4 8th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्जेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलने का मतलब ये है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास जहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब इसको लॉरेंज फोर्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस फोर्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या किया था, कोई भी जो चार्ज है इसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा के देखा था। तब उन्होंने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। उसी फोर्स के लिए इन्होंने एक्सप्रेशन डिराइव किए थे। उसके बाद इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया था। तब भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा था। बोलने का मतलब ये है, अगर कोई मूविंग चार्जेस है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर एक फोर्स लगता है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स या फिर लॉरेंज फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस कहते हैं। अब उन्होंने इसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इस सिचुएशंस में भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लॉरेंज फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फोर्स के लिए भी हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, 9th नंबर का जो टॉपिक होगा, वो इसी के ऊपर होगा। और अभी जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो है मूविंग चार्जेस के ऊपर यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उसके लिए हमको फोर्स कितना मिलता है, इसका डेरिवेशन निकालने वाले हैं, जिसको लॉरेंज ने निकाला था। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। जब किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बल लगता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है, वाइल देयर इज नो सच फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज, जबकि स्टैटिक चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता है। बोलने का मतलब ये है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें किसी चार्ज को हम लोग रख देते हैं स्टैटिक स्टेट में, मतलब मूव नहीं करवाते हैं, तो उस सिचुएशंस में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। आगे कह रहा है, दिस फैक्ट वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाई हेनरिक एंटोन लॉरेंज। तो लॉरेंज नाम का साइंटिस्ट था, तो सबसे पहले इस फैक्ट को किसने पहचाना था? लॉरेंज ने पहचाना था, रिकॉग्नाइज किया था, या इसके लिए पहली बार इन्होंने डेरिवेशन फाइंड किया था कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इसके लिए डेरिवेशन करते हैं कि आखिर कोई भी चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स के लिए डेरिवेशन निकालने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो डायग्राम का सेटअप है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और हम लोग यहाँ पर 3 एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ताकि हमको पता चले कि हम लोग जो चार्जेस है उसको किस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट किए हैं, जो कि v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को इसी डायरेक्शन में क्यों मूव करवा रहे हैं। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी मूव करवा सकते हैं, या इधर भी मूव करवा सकते हैं, या इधर भी, कहीं भी मूव करवा सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोगों ने इस डायरेक्शन में इसलिए लिए हैं ताकि हम लोग को फोर्स निकालने के लिए कैलकुलेशन पर्पस से इजी हो और आप लोग को समझने में भी आसानी हो। मैं इस डायरेक्शन में भी ले सकता था, एक्स एक्सिस के पैरेलल में, या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी ले सकता था इसके वेलोसिटी को, लेकिन इन दोनों के बीच वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनता है, ये आप लोग को नहीं समझ में आता, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इस डायरेक्शन में लिया ताकि जो थीटा बन रहा है वो समझ में आए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसका वेलोसिटी को ना लेकर यहाँ पर लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एंगल जो है क्लियर दिख रहा है और आप लोग को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि यहाँ पर एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पर लेता तो भी आप लोग को समझ में आता, लेकिन कम समझ में आता। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को थीटा को भी, एंगल को भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं। और कंपोनेंट लेना भली भांति आप लोग जानते हैं, 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं अगर इस वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट लूँ तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट लूँ तो ये हो जाएगा v sin थीटा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये डायग्राम स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता है, जहाँ पर q का मतलब है पॉजिटिव चार्ज जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वेक्टर b का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और x y z का मतलब है यहाँ पर एक्सिस। v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड v cos थीटा का मतलब है ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज विथ v वेलोसिटी। v sin थीटा का मतलब है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, और थीटा का मतलब है v और वेक्टर b के बीच का एंगल। अब इस एक्सपेरिमेंट से लॉरेंज ने क्या ऑब्जर्वेशंस किया था, तो सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है ये उतना ही ज़्यादा फोर्स फील करता है मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनका ये था, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी चार्ज के ऊपर, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो उतना ही फोर्स फील करता है। और एंगल का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है, मतलब साइन थीटा के पर्पज से थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे इसके ऊपर फोर्स का वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। और लास्ट ऑब्जर्वेशन उनका ये था, इसकी वेलोसिटी भी जितनी इंक्रीज होती है, इनकी वेलोसिटी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा ये फोर्स फील करता है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस थे जब हम लोग किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं। ये किसने ऑब्जर्व किया था, लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में ये जो 4 पॉइंट हैं इन सभी को अगर कंबाइन करके लिख दें तो हम लोग को मिल जाता है ए प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा मिल जाता है। प्रोपोर्शनल को हटाकर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, और इसका वैल्यू हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको जस्ट कैलकुलेशन पर्पज से लिया गया है, इसलिए इसको 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग को फोर्स मिल जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, यदि हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर्स होते हैं और दोनों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा की इक्वल लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे, तो इसी वजह से हम लोग इसको ऐसे लिख दिए हैं। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से क्या रिजल्ट निकलता है, जब थीटा का वैल्यू 0 हो तो एफ का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है, और थीटा का वैल्यू जब 90 हो तो एफ का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जब वेलोसिटी 0 हो, कोई भी चार्ज है अगर उसकी वेलोसिटी हो तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। तो ये कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है वेक्टर फॉर्म है, यहाँ पर जो मूविंग चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स निकाले हैं इसको लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं या मूविंग चार्जेस के लिए फोर्स कहते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है जब कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट के फलस्वरूप या रिजल्टेंट जो हमको तीसरा वेक्टर मिलता है वो वेक्टर ही होता है, ये पता है। और इसका जो डायरेक्शन है इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन इस वेलोसिटी और ये जो वेक्टर बी है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जो है इस चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इसका यहाँ पर क्यू की जगह पर माइनस क्यू आ जाए तब फोर्स का जो डायरेक्शन है इन दोनों के परपेंडिकुलर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अभी ये पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों के परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा।
तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा, और यहाँ से फोर्स कब मिनिमम होता है और कब मैक्सिमम होता है ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। तो याद रखिएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के केस में बात करते हैं मूविंग चार्जेस के लिए, तो जब एंगल का वैल्यू 90 होता है तभी फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम होता है। अदरवाइज थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए और वेलोसिटी जब 0 हो चार्ज का, उस सिचुएशंस में हमको कोई फोर्स नहीं मिलता, फोर्स जो है 0 हो जाता है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया हूं कि यहाँ पर जो लॉरेंज फोर्स है इसका डायरेक्शन हम लोग V और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सेकेंड है राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों रूल के द्वारा भी हम लोग लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं, जिसमें से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है हमारा जो थंब है और जो फोर फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, तो हम लोग जो फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखकर इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अपने फोर फिंगर को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखकर, बाकी हमारा जो 2 फिंगर्स है, एक थंब है और जो मिडिल फिंगर है ये वाला फिंगर, इसको स्ट्रेच करते हैं। तो हमारा मिडिल फिंगर जो है करंट के डायरेक्शन को या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताता है, और हमारा जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और हमारा जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स के या लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी यहाँ पर लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। चलिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में हम लोग को क्या करना है, हमारा ये जो 4 फिंगर्स हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, और इसको जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं तो हमारा जो थंब है ये करंट का या वेलोसिटी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो थंब का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये हमको बताता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वेक्टर का डायरेक्शन F है, या लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन बताता है। इसको कहा जाता है राइट हैंड पाम रूल, और यहाँ पर मैं जो बोला हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो इन दोनों के अलावा हम लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन, वो है वेक्टर मेथड से, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। V क्रॉस B है तो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, और ये एक ऑफिशियली तरीका है, एक थ्योरी है जिसके थ्रू भी हम लोग डायरेक्ट डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं लॉरेंज फोर्स का। अब चलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन और यूनिट की बात करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लो कि लॉरेंज फोर्स के द्वारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ये रिजल्ट मिला था लॉरेंज फोर्स। यहाँ से B का वैल्यू निकालना है तो बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और Q का हो जाएगा कूलाम, वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा डायमेंशन लेस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड को लिख सकते हैं एम्पियर, और ये हो जाएगा मीटर, ऊपर न्यूटन ही रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। और याद रखिएगा 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स 1 टेस्ला के इक्वल होता है। आगे बात करते हैं इसके डायमेंशन की। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10 के पावर 4 टेस्ला। 10 के पावर -4 टेस्ला कितने के इक्वल होता है, 1 गॉस के इक्वल होता है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 1 न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं ml t के पावर में -2, और QV sin थीटा को लिख सकते हैं एम्पियर और लेंथ। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ml0 t के पावर -2 a के पावर में -1। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला। तो यहाँ पर इस चैप्टर का जो 8th नंबर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है इस चैप्टर का 9th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग क्या किए हैं, जो मूविंग चार्जेस था इसके ऊपर केवल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए थे, और इसके ऊपर जो फोर्स मिल रहा था वो हम लोग निकाले थे QVB sin थीटा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया जा रहा है, तब इसके ऊपर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा इस मूविंग चार्जेस के ऊपर, ये हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेट किया था लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको लॉरेंज फोर्स कहा जाता है, इसको भी और इसको भी।
इसको लॉरेंज फोर्स कहा जाता है केवल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और इसको लॉरेंज फोर्स कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए डेरिवेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि जब किसी मूविंग चार्जेस के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस फील्ड की वजह से मूविंग चार्जेस जो फोर्स फील करता है, जो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब चलिए इसके लिए डेरिवेशन करते हैं, लेकिन डेरिवेशन करने से पहले यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर क्रॉस है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इनवर्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कंसिडर किया जाता है, इनवर्ड। तो यहाँ पर मैं ये क्रॉस डाल दिया हूँ, इससे आप लोग समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैं एक प्लेट ले लेता हूँ और यहाँ पर एक प्लेट लगा देता हूँ। इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं और इस वाले प्लेट में निगेटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। और आप लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है Q, ठीक है। और इसको हम लोग v वेलोसिटी से मूव करवाते हैं। v वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है। तब इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है वेक्टर F इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। या इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये स्केलर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में है। F इज इक्वल्स टू क्यू E प्लस VB साइन थीटा। तो इसी को कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। कब, जब कोई चार्ज मूव करता है, कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, ठीक है। इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, आप लोग घबराइए मत। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला को लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को आसानी से याद रहे कि इस सिचुएशंस में हमको मूविंग चार्जेस के ऊपर इतना फोर्स मिलता है। अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो आई होप ये डायग्राम आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। इसका डायरेक्शन अगर समझना है तो इसको ईजी फॉर्म में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। कंसिडर कर लेते हैं ये जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हो, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो क्रॉस है ये हमको बता रहा है वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप में से किसी को ये डायग्राम समझ नहीं आया तो इसी डायग्राम को हम लोग ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी बना दिया हूँ, लेकिन आप लोग को यही डायग्राम बनाना है, ये ईजी पड़ता है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये नहीं समझ में आए तब इस डायग्राम के ऊपर आप लोग को आना है, ठीक है। तो इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट का एंड पोल है, और ये मैग्नेट का साउथ पोल है ना। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ टू क्या होगा, साउथ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक निगेटिव प्लेट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। तो जो निगेटिव प्लेट है वो निगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी टर्मिनल की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया हुआ है प्लेट में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग एक चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, पॉजिटिव क्यू चार्ज, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये z एक्सिस है जहाँ पर जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी या मूविंग चार्जेस का डायरेक्शन है। तो इस वाले डायग्राम को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिजिक्स के अधिकतर टॉपिक में ऐसे होता है, अगर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा होता है, वो केवल मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है। तो चलिए अब इस वाले फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर आता कैसे है।
तो चूंकि जो चार्ज है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग लिखते हैं एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। ये आप लोग को पता होगा, ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, तो ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ एम क्यू वी क्रॉस बी, ये कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर भी वेक्टर लगा देना, और अगर यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाएंगे तो यहाँ भी मत लगाना, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी, ये अंडरस्टैंडिंग है, आप वेक्टर लगाओ या ना लगाओ ये अंडरस्टैंडिंग है। बट जो वेक्टर फॉर्म में है उसको स्केलर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, इसका मॉड ले लेते हैं या इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, फिर ये हो जाता है नॉर्मल एफ, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, इधर वेक्टर है तो इधर भी लगाना है और इधर नहीं है तो इधर भी नहीं लगाना है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ टोटल फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस लॉरेंज फोर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, फिर हम लोग को पता चल जाएगा ये क्यों चार्ज जो मूव कर रहा है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को नेट फोर्स मिल जाएगा वेक्टर एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ एम। यहाँ पर हम लोग एफ नेट को लॉरेंज फोर्स भी बोल सकते हैं, इसलिए एफ नेट को एफ नेट ना लिखकर एफ एल भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को मिल जाएगा क्यू ई इक्वेशन नंबर 1 से क्यू ई प्लस इक्वेशन नंबर 2 से क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर क्यू कॉमन निकल जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी बचेगा। तो इसी को कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। इसी को हम लोग स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्केलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन दोनों तरफ हम अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें तो ये वेक्टर एफ से एफ हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा और ये ई हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है 2 वेक्टर के बीच में, तो इसको लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा। ये आप लोग को पता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। इसी को कहा जाता है जब किसी पॉजिटिव चार्ज या किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करते हैं मूविंग चार्जेस के ऊपर, तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, क्यू वी बी साइन थीटा मिलता है। और जब हम लोग मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई करते हैं तब हम लोग को फोर्स का वैल्यू कितना मिलता है, ई प्लस वी बी साइन थीटा इतना मिलता है। क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा इतना मिलता है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट नोट करने लायक है, इसको याद रखिएगा। जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो आप लोग को पता है। और डायनामिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सोर्स होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होता है, ये स्टैटिक चार्ज। और डायनामिक सोर्स जो है किसका सोर्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है डायनामिक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। अब यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है, ये 10th नंबर का टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी कंडक्टर को हम लोग यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तब उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। बोलने का मतलब ये है, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये ए बी एक मेरे पास कंडक्टर है। कंडक्टर है मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आयरन स्टील, जिसमें करंट फ्लो हो वो कंडक्टर है, आप लोग को पता है ना। तो ए बी ये कंडक्टर है और इसमें हम लोग करंट फ्लो करवा देते हैं। करंट फ्लो करवाने के लिए हम लोगों ने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ए वाला जो टर्मिनल है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए हैं और ये जो बी वाला टर्मिनल है इसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा जी, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब यहाँ से ऐसे करके करंट फ्लो होगा। ठीक है, और आप लोग और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिए हैं। देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है।
यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो जो चार्जेस की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में जो चार्ज है इसकी वेलोसिटी, क्योंकि करंट का फ्लो इधर है ना, तो फिर चार्ज का फ्लो इधर होगा। और जब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इस वाले टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, अब करंट से रिलेशन निकालना है कि जो फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट के बीच और फोर्स के बीच क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फोर्स और करंट के बीच हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है। और इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग क्या किए थे, चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो निकाले थे, और चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो उसका वैल्यू हम लोग निकाले थे। तो चलिए अब इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है, अगर इस डायग्राम को, अगर मैं इस कंडक्टर को अगर जूम करके देखूँ इसके अंदर क्या घटना घटित हो रही है, तो इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ, ये कुछ ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। कंसिडर कर लेते हैं ये वही कंडक्टर है जो उस डायग्राम में दिखाया गया था, और इस कंडक्टर में करंट का फ्लो जो है, इस डायरेक्शन में है, करंट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में करंट है, तो चार्ज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जो निगेटिव चार्जेस है इसका डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग क्या अप्लाई कर दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्सिस को आप अपने तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग एक्स ले सकते हो, इसको वाई ले सकते हो, इसको जेड ले सकते हो, या फिर इसको एक्स ले सकते हो, इसको वाई ले सकते हो, इसको जेड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ हम लोग एल कंसिडर कर लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो कंडक्टर लिए हैं इसको भी नाम दे देते हैं पी क्यू हमारे पास ये एक कंडक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस में है। इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन है और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पर तीनों ही चीज़ परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट तीनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, और चार्ज की वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और यहाँ पर वीडी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं, वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में, है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये आई होप ये डायग्राम में कौन कौन सा पॉइंट क्या क्या चीज़ है ये समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर एल का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर और वायर, ए का मतलब है जो कंडक्टर लिए हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वी डी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एफ का मतलब है फोर्स जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड और करंट के, और वेक्टर बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नाउ नेट चार्ज इन कंडक्टर। चूँकि हम लोग को पता है क्वांटाइजेशन रूल से Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, बट ये जो एन ई जो चार्ज है ये डिपेंड करता है किसी कंडक्टर के लेंथ और एरिया के ऊपर। तो इसलिए हम लोग नेट चार्ज को लिख लेते हैं Q इज इक्वल्स टू ई एन ए एल। लेकिन यहाँ पर मैं E के जगह पर क्या कर दिया हूँ, E को मैं माइनस E से रिप्लेस कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं या नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज का यहाँ पर साइन लग गया है माइनस। तो ये है इस कंडक्टर का नेट चार्ज, जहाँ पर E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, N का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, A का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, L का मतलब है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब हम लोग को पता है लॉरेंज फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा।
तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से Q का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को मिल जाता है F इज इक्वल टू माइनस ई एन ए एल वी डी बी साइन थीटा। यहाँ पर V वेलोसिटी को हम लोग VD से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जिस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा हम लोग यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी ना लेकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों लिए हैं। क्योंकि करंट में जब इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात करते हैं किसी कंडक्टर में, तो पर्टिकुलर एक चार्जेस की बात नहीं होती, यहाँ पर सभी चार्जेस के मोशंस की बात होती है, क्योंकि सभी चार्जेस जो है 1 बाय 1 करके फ्लो करते हैं तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन ही होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है या जो निगेटिव चार्ज होता है उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पर नॉर्मल वेलोसिटी ना लेकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसिडर किए हैं। तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू रख देंगे और ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा F इज इक्वल टू माइनस ई एन ए एल वी डी बी साइन थीटा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ये भी डिराइव कर चुके हम लोग, है ना। I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एन ई ए वी डी है, इसको रिप्लेस कर देंगे किसके थ्रू, आई के थ्रू, और यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इसको मैं इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ और इक्वेशन नंबर ए और 2 का यूज़ करके इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा मिल जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 मुझे क्या मिला था, F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा मिला था, ये मिला था। जहाँ पर आई एल को कहा जाता है इस रिप्रेजेंट द करेंट एलिमेंट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। चूँकि आप लोगों को पता है कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होता है बट इसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन कंसिडर करते हैं जो लेंथ एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि लेंथ जो है पोजीशन वेक्टर का काम करता है, इसलिए इसके साथ में इसको इंक्लूड करके लिखा जाता है और इसको बोला क्या जाता है, करंट एलिमेंट बोला जाता है, जो कि मैं बायो-सेवर्ट लॉ में आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है, वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। इस वजह से मैं इस वाले फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूँ, आप लोग को पता है। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हूँ, तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाया हूँ, ए बी साइन थीटा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आई एल को एक साथ लिखूँ, बी को एक साथ लिखूँ और साइन थीटा लिखूँ तो ये एक वेक्टर हो जाएगा और ये एक वेक्टर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। तो ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म और ये है वेक्टर फॉर्म किसका, जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना उसका वेक्टर फॉर्म है ये। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो आई होप ये डेरिवेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम फोर्स कब लग रहा है और मिनिमम फोर्स कब लग रहा है। तो जब थीटा का वैल्यू बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 हो, तो उस सिचुएशंस में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा और इसी को हम लोग मिनिमम फोर्स कहते हैं। और अगर हम लोग दोनों के बीच के एंगल को, किसके बीच के एंगल को, ये जो करंट एलिमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच के एंगल को अगर हम लोग 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स देखने को मिलता है। और वो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू आई एल बी मिलता है और इसी को मैक्सिमम फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब यदि डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो हमको यहीं पर समझ में आ रहा है कि करंट एलिमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या ये भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगा सकते हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर हम लोग 4 फिंगर को रखकर अपने जब हाथ को स्ट्रेच करते हैं तो जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है। सॉरी फॉर दैट, ये जो हम लोग का जो 4 फिंगर होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखकर स्ट्रेच करते हैं, तो हमारा जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। और हमारा थंब जो है वो हमेशा हम लोग की यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को
डिनोट करेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यही है लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल। तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं इस फोर्स का डायरेक्शन। और ये नहीं याद है आप लोगों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर बता सकते हो कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग को पता है ए क्रॉस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं तीसरा वेक्टर सी के इक्वल, और ए क्रॉस बी का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है वही सी का डायरेक्शन होता है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा, है ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।